नमस्कार साथियों, कैसा हो मऊगंज में इस बार हमारे साथ खास मेहमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व जिला मंत्री, युवा मोर्चा से और शासकीय महाविद्यालय से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सचिव के साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। आइए मैं उनसे मिलवाता हूं एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी से, जो वर्तमान में शासकीय अधिवक्ता के पद पर मऊगंज पे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंजीनियर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिलेश जी, और आपके चैनल को भी धन्यवाद। सर, मैं आप सीधे सवालों पे आ रहा हूँ। आप कैसा हो मऊगंज, जो मेरा पहला सवाल रहता है। मऊगंज की वर्तमान स्थिति से आप देख ही रहे हैं, अवगत हैं अच्छी तरह से। इससे बेहतर क्या कुछ होना चाहिए मऊगंज में? देखिए मिथिलेश जी, किसी भी गांव और किसी भी शहर के लिए मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो होनी चाहिए, और व्यवस्थित और सुंदर जब नगर होता है तो वो एक व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र होता है। और मऊगंज अभी जो आपने कहा वर्तमान की परिस्थिति में, वो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं ऐसी हैं जिससे हम वंचित हैं, और कहीं ना कहीं उस मऊगंज की सुविधाओं के वंचित होने के कारण हम अपने विकास को भी रोक रहे हैं, और वो स्वरूप मऊगंज को नहीं मिल पा रहा जो मऊगंज को बहुत पहले मिल जाना चाहिए। मैं एक सवाल इसमें और जोड़ूंगा। अभी चूंकि नगरीय निकाय चुनाव सामने है, तो जो नगर पंचायत की जो व्यवस्था दी जाती है, सड़क, बिजली, पानी, मूल, ये तीन जो है तो अहम है मऊगंज के लिए। तो इनसे आप जो नगर पंचायत की व्यवस्था है उनमें आप 100 मार्क से नगर पंचायत के जो विकास कार्यों में कितने मार्क आप देंगे उन्हें? निश्चित रूप से मऊगंज नगर परिषद एक बड़ी निकाय है, और सौभाग्य मेरा भी रहा कि मैं उस निकाय का भी अंग रहा हूं। मैं भी शासकीय एल्डरमैन के रूप में मैंने वहां काम किया पार्षद के हैसियत से। और मऊगंज का जो आज स्वरूप है उसके लिए हम तो ये मानते हैं कि प्रशासनिक जो अमला है वो बहुत बड़ा उसमें दोषी है, और उसके साथ साथ जो हमारे जनप्रतिनिधि भी निर्वाचित होकर आए, चाहे वो जिस विचारधारा के भी रहे हों, उनका एक प्लान नहीं रहा। नगरीय विकास का एक टाउन एंड कंट्री प्लान होता है, और उस प्लान के आधार पर अपने को ये तय करना होता है कि हमको कौन सा निर्माण कर कहाँ से करना है और उसको कहाँ मिलाना है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ों की कमी हमारे मऊगंज में हुई। हमारे मऊगंज में काम हुए, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ, काम हुआ, इसीलिए आज मऊगंज का स्वरूप भी दूसरा दिखता है पहले की अपेक्षा, लेकिन वो काम व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ। उसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारे टेक्निकल नगर परिषद के कर्मचारी हैं, जो नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी हैं, और जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने ये तय नहीं किया कि हमको काम कहाँ से शुरू करना है और उस काम को कहाँ तक ले जाना है। और ये काम का जो सिलसिला था ये करते चले गए, और वही काम अव्यवस्थित हो गया, जो आज हम सबके लिए बाधक बन रहा है। अन्य नगर परिषदों की अपेक्षा मऊगंज अभी विकास की दृष्टि से सुंदरीकरण में पीछे है। तालाब देखिए, जो कई तालाब है मऊगंज में जो मऊगंज की धरोहर थे, आज वो अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। तो इस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि वजह क्या है? देखिए, निश्चित रूप से प्रकृति जब अच्छी रहती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और तालाब हमारी धरोहर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तालाबों के विकास के लिए कई बार DPR तैयार हुए यहाँ पर, और उनके विकास की कार्य योजनाएँ बनी, लेकिन वो बनकर केवल फाइलों में दफन हो गई। ये एक दुख का भी विषय है। मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो वहाँ का कर्मचारी है, जो उसमें काम कर, जो इंजीनियर हैं, जो CMO हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि भी सड़क, बिजली, पानी के आगे। सड़क, बिजली, पानी भी उन्होंने बनाई पर व्यवस्थित नहीं बनाई। और तालाबों के सौंदर्यीकरण की जब बात आई तो पता नहीं क्या उनके मन में आया होगा कि जब DPR बना, प्रस्ताव उसके बने, उसके बाद उनका काम रुका। अब ये तो वही जिम्मेदार लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुझे याद है कि मैं आज से लगभग 8 वर्ष पहले जब पार्षद था, उस समय यहाँ तत्कालीन नगर परिषद की अध्यक्ष रही हैं कनीज फातिमा। उस समय हम लोगों ने परिषद में एक संकल्प पारित किया था कि रानी तालाब नाम से एक प्रसिद्ध तालाब है, वहाँ मंदिर है, लोगों का आस्था का केंद्र भी है। और आज तो पेयजल की सुविधाएं हो गई हैं, लोगों के पास घरों में पानी जाने लगा है। लेकिन उस समय यहाँ एक कुआं था, वो पानी का मुख्य साधन हुआ करता था करीब वार्ड नंबर 4 और 5 के लोगों के लिए। तो उसके विकास की कार्य योजना बनी थी, उसका DPR तैयार हुआ, शासन स्तर से उसको मंजूरी भी मिली, पर अमली जामा नहीं पहन पाया वो। इसके लिए मैं तो यही बता रहा हूँ कि प्रशासन जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। प्रशासन का फेलियर इसे हम मानते हैं। जी जी। दूसरा सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य। क्योंकि आप शिक्षा में कॉलेज, महाविद्यालय से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, तो शिक्षा पर मऊगंज अभी कहाँ खड़ा है?
शिक्षा जहाँ पर था वहीं पर है। शिक्षा के लिए भी कई बार हम लोग जब यूनियन में काम करते थे छात्र संघ का, तो छात्र संघ के समय हम लोगों ने कई बार ये मांग की कई फैकल्टियाँ मऊगंज में आनी चाहिए। और हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि केवल फिजिक्स और बायोलॉजी से ही MSc है यहाँ पर, और MA के बहुत सारे विषय यहाँ पर नहीं है। जैसे इंग्लिश से हमारे यहाँ MA नहीं है, हमारे यहाँ इतिहास से MA नहीं है। तो बहुत सारी विषयों पर हम लोगों ने ये मांग की थी उस समय शासन स्तर पर कि ये होना चाहिए, पर उसके पीछे भी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए उनका सहयोग हम लोगों को नहीं मिला। और ये शासन स्तर पर होता है, आप भी जानते हैं। और उसका दुर्भाग्य भी एक रहा कि कभी न कभी जब हम लोगों ने मांग की उस समय विचारधारा सम नहीं थी। आज कोई मांग करने वाला नहीं है, आज विचारधारा सम है। पर इस दिशा में हमें जो जानकारी है, हमारे क्षेत्रीय जो विधायक वर्तमान में हैं उनके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके और कन्या महाविद्यालय की भी उन्होंने मांग की है, जो एक बहुत बड़ी समस्या इस मऊगंज के लिए है और आवश्यक भी है। चूँकि आज लगभग 3500 से ज़्यादा हमारी बहनें उस महाविद्यालय में पढ़ रही हैं और उनके लिए अलग कैंपस और सुरक्षित कैंपस होना भी आवश्यक है। और उसके साथ साथ स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में तो आजकल सरकार ने अलाउ किया है कि बहुत सारे विषयों को आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और जन भागीदारी समितियां हैं उनमें काफ़ी फंड हैं, और वहाँ के जो प्राचार्य हैं, वहाँ का जो संचालन समिति है, उसको इस दिशा में काम करना चाहिए कि यहाँ स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हो, कि हमारे यहाँ के बच्चे जो इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, रीवा जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, तो उनको उससे निजात मिल सके। स्वास्थ्य विभाग पर ही आपका ओपिनियन देना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में स्थित है तो सिविल अस्पताल का दर्जा मिल गया है, तो दर्जा मिला है, लेकिन जो वहाँ पे सुख सुविधाएँ होनी चाहिए उन पर मैं आपका ओपिनियन है। क्योंकि कई लोगों का ये मानना रहता है, और मानना क्या वहाँ पे हकीकत भी है, कई बार हम लोगों ने कवरेज किया, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए सिविल अस्पताल के अनुरूप वैसी व्यवस्थाएँ अभी फ़िलहाल मिल नहीं रही हैं। तो इसमें आप का रुक जाना चाहेंगे कि देखिए, स्वास्थ्य जीवन को चलाने की एक गाड़ी है। स्वास्थ्य जब सही रहेगा तभी आदमी चलेगा। और निश्चित रूप से मऊगंज जो बड़ी एरिया है, मऊगंज में बहुत दिनों से मांग चल रही कि मऊगंज को एक बड़े रूप में देखना चाहते हैं लोग, यहाँ जिला भी देखना चाहते हैं मऊगंज को, तो एक सिविल अस्पताल का दर्जा तो मिला मऊगंज को। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो उसको बदहाल हालत में छोड़ के रखे हैं, और उस पर क्षणिक ध्यान दिया जाता है पर उस पर अमल नहीं किया जाता है। और मऊगंज तो वास्तव में ये कहूँगा कि आज अगर वर्तमान में अगर मूल्यांकन हम करें, ठीक है हमारी विचारधारा है, हमारी सरकार है, पर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। आज मऊगंज की स्थिति स्वास्थ्य के मामले में बहुत बदहाल है। अगर व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, व्यक्तिगत एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ ऐसी सुविधाएं नहीं कि उनका ऑपरेशन यहाँ हो सके। ड्रेसर नहीं है, एक ड्रेसर में मैं आपकी बातों पर आ रहा हूँ मिथिलेश जी। तो इसके लिए हम तो प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों को जिम्मेदार मानते हैं कि हमको तो कम से कम एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर हमारे यहाँ बन के तैयार है। हमारे यहाँ सर्जन आ जाएं, छोटे मोटे ऑपरेशन हो जाएं, जीवन की रक्षा करने के लिए जो आवश्यक है प्राथमिक उपचार के लिए, तो ऐसी व्यवस्था हमारे मऊगंज में बहुत पहले हो जानी चाहिए, पर आज तक नहीं हो पाई। एक्सरे मशीन है, वो आप लोग हमेशा कवरेज करते हैं, देखते हैं कि बन के आती है फिर बिगड़ जाती है। तो कैसा टेक्नीशियन है और कैसा मैनेजमेंट है कि इस बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। सारी चीज़ें कोई जनप्रतिनिधि नहीं देख सकता। इसके लिए प्रशासन महत्वपूर्ण कड़ी है, और प्रशासनिक जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर नियंत्रण करना निश्चित रूप से जो जनप्रतिनिधि है उनका काम है। और जनप्रतिनिधि को भी सेवा भाव अपने मन में लाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने उनको रखा है कि आप जाइए जनता की सेवा करिए। और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय में सब लोग बिल्कुल लापरवाह हैं, ये तो एक चिंता का विषय है। अगला सवाल आपसे आपके पेशे से जुड़ा, एडवोकेट हैं, तो कई लोगों का ओपिनियन मिला कि मऊगंज में राजस्व विभाग के जो वर्तमान में हालत है, मैं उस पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। कई लोगों ने, यहाँ तक कि कई वकीलों ने ऐसा आरोप लगा कि पहले आओ और पहले पाओ वाली यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना राजस्व विभाग का तहसील परिसर है, जो तो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पड़ता है, वहाँ पर कई तरह की व्यवस्थाएँ हैं। इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, और राजस्व विभाग पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, न्यायालय होती है, चाहे वो राजस्व की न्यायालय हो, चाहे व्यवहार न्यायालय हो, तो न्यायालय पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझू, तो क्योंकि मेरे पेशे का विषय है। और मैं आज शासकीय अधिवक्ता हूं, तो मेरा तहसील आना जाना कम होता है। हाँ, रही बात आम जन को सुनने को मिलता है, और इसका एक कारण ये भी होता है कि अगर मान लीजिए जिसको न्याय मिला वो न्याय के पक्ष में हो गया, जिसको न्याय नहीं मिला उसको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है। तो इसके लिए तो व्यवस्थाएं भी हैं मिथिलेश जी, कि आप अपील पर चले जाइए, अपील पर भी आपका निराकरण होगा। हम ये मानते हैं कि मऊगंज में कुछ कमियाँ होंगी, तो क्या पूरे देश में कमी है? क्या न्यायपालिका पर सवाल उठाना उचित है? ये मेरे समझ से ये लोगों का जो आरोप है ये गलत है।
जो वहाँ पर दूर होने का व्यवस्थाएं हैं उसमें सुधार की क्या गुंजाइश है, कुछ थोड़ा बताइए। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से दूर है, आवागमन के साधन नहीं हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ बन रही हैं। रोड बन गई है, आपने देखा शेड बने हैं, अभी पानी की व्यवस्था हुई है। वहाँ पर समतलीकरण के एक पार्क बन रहा है कि लोग जो जाए तो उनको छांव मिले, बैठ सके। थोड़ा सा समय लगता है, हर व्यक्ति की फाइलें एक साथ तो सुनी नहीं जा सकती हैं, तो इस दिशा पर काम हो रहे हैं। वो तो मूलभूत काम है, वो होंगे ही, हो रहे हैं। और व्यवस्थाएं क्या हैं ये तो जो वहाँ जाता है वही इसके बारे में बता पाएगा, क्योंकि हम लोग इस समय राजस्व न्यायालय हमारा, हमने पहले बताया कि जाना कम हो रहा है। अगले सवाल पे ले चलेंगे आपको, क्योंकि आप युवा हैं और इस समय अपने मऊगंज में जो गतिविधियां चल रही हैं, किसी भी शासकीय कार्यालय के आप शासकीय परिसर में जाएं तो वहाँ हजारों कोर्स की शिष्या, यहाँ तक कि आपका परिसर भी छूता नहीं। मैंने कई बार कवरेज किया, आप भी हालात वही है। जी। तो जो अपना युवा इस गलत रास्ते में जा रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे, और इस व्यवस्था में कैसे सुधार लाया जा सकता है, और कमी भी किसकी है? निश्चित रूप से अगर युवा आज नशे की लत में जा रहे हैं तो उसके पीछे जिम्मेदार हमारा समाज ही है मुख्य रूप से, क्योंकि वो युवा जो भी भटक रहे हैं रास्ते से वो हमारे और आपके घर के हैं, और हमें उनको समझाना चाहिए, सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। और रही बात, अगर हम नशा करेंगे तो नशा हमको उपलब्ध होगा। पुलिस भी एक सीमित मात्रा में है, वो भी हर व्यक्ति के और हर घर के पीछे नहीं लग सकती है। उसको जब कभी कोई मुखबिर से सूचना मिलती है तो ज़रूर कार्रवाइयाँ होती है। अभी आपने देखा हो हाल ही में हनुमाना के हमारे जो थाना प्रभारी शैल यादव हैं, उन्होंने एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की और महीने में 4 कार्रवाइयाँ कोरेक्स पकड़ने की हैं। अभी नई गढ़ी में भी कोरेक्स पकड़ा गया, मऊगंज में भी पकड़ा जाता है। मैं नहीं कहता कि पुलिस काम नहीं कर रही है, पर इतने लोग पीने वाले हो गए हैं, इतने लोग पिलाने वाले हो गए कि उस पर अंकुश लगाने के लिए समाज को आगे जाना पड़ेगा। और हमारे आपके घर के युवा अगर दिशा से भटक रहे हैं तो उसको हम लोगों को एक सामाजिक क्रांति लानी पड़ेगी, और युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए हम लोगों को एक अभियान चलाना पड़ेगा कि भाई ये रास्ता गलत है। उससे सामाजिकता बिगड़ रही है, सौहार्द बिगड़ रहा है, आपसी भाईचारे में भी वैमनस्यता आ रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा समाज को और हम लोगों को भी आगे आना पड़ेगा कि भाई हमारे युवा सही दिशा में जाएं। उनका जो काम है पढ़ना लिखना, आगे कुछ बनना, समाज को कुछ देना, अगर हमारा युवा आगे नहीं आएगा तो समाज हमारा इसी तरह से पीछे जाएगा। कुछ उनके पेरेंट्सों को आप अपनी तरफ से विशेष अपील किस करेंगे? नहीं, हमारी अपील तो ये है कि युवाओं को तो पहले पढ़ाई की उम्र में पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमको आगे जीवन में जाके क्या करना है, अपने गांव के लिए क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, अपने घर के लिए क्या करना है। तो जब तक उसके मन में ये ज्ञान नहीं आएगा तब तक तो दिशा से भटका ही रहेगा, और दिशा से उसको दिशा माने मूल धारा में लाने के लिए उसको एक गाइडलाइन की आवश्यकता है। और सामाजिक दबाव में मानता हूँ आज भी बहुत बड़ा है। अगर हम गलत करेंगे, हमको अगर 4 लोग हमारी तरफ उंगली उठाएंगे तो हमको अपने आप में एक एहसास हो कि यार हम तो गलत हैं, हमको सुधरना चाहिए। और युवाओं को सुधारने के लिए एक मौका समाज को लेना चाहिए कि युवा हमारे सुधरे। अगला सवाल, मऊगंज जो है तो मऊगंज का समस्त शासकीय कार्यालय अतिक्रमण की चपेट में है। चूँकि व्यवस्था का अभाव है तो आदमी को जाना, उसमें किसकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे? जनता का भी है, जनप्रतिनिधि है, प्रशासनिक अमला है। चूँकि यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, आप कभी भी जब मार्केट में निकलते तो कैसा अनुभव आपको लगता है? क्या कुछ नहीं, मऊगंज की ट्रैफिक व्यवस्था तो निश्चित रूप से बहुत ही ख़राब है, इसमें कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। और इसके पीछे आपको मैं बताऊं कि मऊगंज में जब अतिक्रमण की शुरुआत हुई तो यहाँ के जो तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी रहे होंगे, अतिक्रमण तो एक साथ पूरे मऊगंज में हुआ नहीं, एक एक करके हुआ होगा, तो उनका संरक्षण रहा होगा तभी इतना बड़ा अतिक्रमण मऊगंज में हुआ। और आज जितना अतिक्रमण हो गया उसको हटाने में बहुत समय लगेगा। कई बार नोटिसें आई, आप लोगों के प्रेस नोट के माध्यम से भी हमको जानकारी मिली। प्रशासनिक अधिकारी काम करने के लिए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक अड़चनें भी आती हैं, क्योंकि अगर कोई अतिक्रमण किया है वो तो भी अपने बीच का है, हमसे जुड़ा है, पक्ष से जुड़ा है, विपक्ष से जुड़ा है। तो हम सबको एक कठोर निर्णय लेना पड़ेगा कि मऊगंज को अगर सुंदर बनाना है तो पहले तो अतिक्रमण हटाने में हमको भी प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, और प्रशासन को एक दृढ़ निश्चय लेना होगा कि हमें मऊगंज को अतिक्रमण मुक्त कराना है। और जब दोनों लोग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो मऊगंज का अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा, और यहाँ का जो मतलब ट्रैफिक की व्यवस्था है तभी वो साकार हो पाएगी। आज आप चलते हैं रास्ते में तो जब हम जहाँ गाड़ियाँ चलनी चाहिए वहाँ ठेले चलते हैं, तो ठेले चलाने वाला भी अपनी जीविका के लिए काम करता है, उसकी भी मजबूरी है
कि हमारे नगर परिषद के द्वारा, हमारे प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा हाकर्स कॉर्नर नहीं बनाए गए। बनाए भी गए तो नाम मात्र के बनाए गए, जो शहर से काफ़ी दूर है। तो शहर से काफ़ी दूर अगर कोई व्यापारी जाएगा तो उसका व्यापार प्रभावित होगा। तो मऊगंज में बहुत सारी ज़मीनें अभी भी खाली हैं। बस स्टैंड के आसपास देखिए, जो पुरानी जहाँ सब्जी मंडी छोटे समय के लिए आई थी, आज भी व्यवस्थित है, उसमें भी बहुत सारा मैदान अभी खाली है। कलेक्टर से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि एसडीएम ही प्रशासक है, वो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं। और एक हाकर्स कॉर्नर अगर वहाँ बन जाए तो जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा। इनको समाज के साथ बैठना चाहिए और नगर परिषद में कभी कभी एक ऐसे कार्यक्रम बनाने चाहिए जिसमें जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों को बुला के एक कार्य योजना तैयार करिए और उस पर अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। आज आधी समस्या अभी भी सॉल्व हो सकती है कि सब्जी मंडी बनी, उसका लोकार्पण हुआ, लेकिन वहाँ पर कोई गया नहीं, लोकार्पण तक ही सीमित, वो लोकार्पण तक सीमित रह गई। अब कोई भी जनप्रतिनिधि लोकार्पण कराने के बाद दुकान लगवाने तो नहीं जाएगा, ये तो प्रशासन नगर पालिका का काम है। और नगर परिषद के जो हमारे कर्मचारी हैं तो केवल वसूली अभियान में व्यस्त हैं। उनको तो ये लगता है कि ये काम तो मेरा पूरा हो गया, हमारा काम पूरा, दूसरे काम की ओर चलो। पर काम पूरा करने के बाद व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी नगर परिषद की ही होती है। सीएमओ अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियर अच्छा काम कर रहे हैं, पर लोगों को बाधाएं आ रही हैं, तो इसमें अच्छा काम कहाँ से आएगा। तो उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि हम अगर सब्जी मंडी इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के तैयार किए हैं, उसमें सरकार की राशि को लगाए हैं, तो वहाँ जो था उसको वहाँ पर व्यवस्थित कर दें। फिर जो बचे उसके लिए एक दूसरी व्यवस्था वैकल्पिक करें या कि पूर्णकालिक करें, पर उसके लिए बाद में एक डीपीआर बनाएं, उसकी भी व्यवस्था करें, तब जाके मऊगंज को जाम से निजात मिल पाएगा। और जाम की व्यवस्था अगर इतनी भयावह हो चुकी है तो उसके पीछे नगर परिषद पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आखिरी सवाल आपसे, जिला मऊगंज के लेकर बहुप्रतीक्षित है और अब तो ऐसा सहयोग है कि अपने मऊगंज से लेकर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, ऐसा लोगों ने कहा कि खरखरी की सभा में बोला था कि आप मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक दीजिए तो मैं मऊगंज को जिले की सौगात दूंगा। तो क्या सहयोग है, बनना चाहिए? निश्चित रूप से बनना चाहिए। हम आपकी बातों से पूर्ण समर्थित है कि आप मऊगंज के ज़िले को लेके एक मिशन आप लोगों ने भी चलाया है। मऊगंज के ज़िला जो है एक बहुत बड़ी आवश्यकता है मऊगंज के लिए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मऊगंज ज़िला के लिए हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि माने हमारे विधायक जी हैं, प्रदीप पटेल जी, हमारे सांसद जी जनार्दन जी, ये सब मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं। और मुझे विश्वास है, अभी भी 3-4 दिन पहले हमारे विधायक जी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए थे और इस विषय पर उन्होंने चर्चा की है और आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द मऊगंज जिला बनेगा। ऐसा मैं भी मानता हूँ, चूँकि वो जिम्मेदार आदमी है। आप लोगों को ये मन में संदेह लग रहा है कि जैसे चूँकि लगभग टाइम जो है तो लगभग 15 महीने का बचा है, देखिए मैहर जैसे यानी जैसे ना हो तो नहीं, मेरा निवेदन है आपसे और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी निवेदन करता हूं, सभी गणमान्य प्रबुद्धजनों से भी निवेदन करता हूं कि किसी चीज़ को बनाने के लिए समय लगता है और हमने पहले प्रयास नहीं किया, इसके लिए कोसना भी एक अनुचित विषय है। आज प्रयास सकारात्मक हो रहा है और उसके लिए जो पहल होनी चाहिए वो पहल हो रही है, तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा निकलेगा। और हमें लगता है कि हमारे विधायक जी की जो क्रियाशीलता वर्तमान में दिख रही है जिला के विषय में, तो जिला बनवाएंगे और मुख्यमंत्री जी मऊगंज को जिला बनाएंगे। ये कब बनाएंगे ये डेट तो हम नहीं बता पाएंगे, पर मऊगंज जिला बनेगा। इस कार्यकाल में आपको लग रहा है, जो कि आप पार्टी से समर्थित है, तो नहीं बनेगा, लगता है कि बनेगा। अगले चुनाव में वही बात चली जाएगी, एक बार फिर और विधायक दीजिए। देखिए, हमने कहा क्या कि किसी चीज़ को बनाने के लिए समय लगता है। मऊगंज एक जिला का विषय, जो जिला एक बड़ा प्रोजेक्ट है और जिला बनाने के लिए उनको पहले अपने सारे विभागों से फीडबैक लेना पड़ेगा, सारे विभागों की एनओसी लेनी पड़ेगी, हमारी राजस्व क्या है, हमें कितना खर्च आएगा जिला बनाने पर, हमारा जिला कितना उसमें दे पा रहा है, उसका समायोजन हम कहाँ से करेंगे। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जब उनका पेपर वर्क हो जाएगा, मऊगंज जिला बनाएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि मऊगंज जिला बनेगा और हमारी आपकी जो बहुप्रतीक्षित मांग है ये पूर्ण होगी। सबसे लास्ट में मैं आपसे चाहूँगा कि चूँकि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए मऊगंज के जो क्षेत्रीय आम जनमानस है उनको आप अपने तरफ से क्या मैसेज देंगे, कैसे लोगों को चुने, क्या देख के चुने, कुछ अपने संदेश देंगे आप? मेरा मऊगंज की प्रबुद्ध और आदरणीय जनता से केवल एक ही निवेदन है कि जब भी आप मतदान करें, किसी भी क्षेत्र के लिए मतदान करें, नगरीय निकाय के लिए करें, स्थानीय निकाय के लिए करें, विधानसभा के लिए करें, लोकसभा के लिए करें, तो जो विकास की मुख्य धारा से अंतिम छोर के व्यक्ति को जोड़ सके, जो समाज के मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने का जिनमें जज्बा हो, ऐसे व्यक्ति को चुन के नगर में भेजना चाहिए। और जब निकाय में एक अच्छा व्यक्ति, सकारात्मक सोच का व्यक्ति जाएगा चुन के, तो निश्चित रूप से वो विकास की बात करेगा। और विकास की बात ना हो पाना, कहीं ना कहीं आज जातिवाद, भाईवाद, भतीजेवाद की राजनीति में लोग वोट कर देते हैं, उसके बाद 5 साल पछताते हैं कि हमने गलत निर्णय लिया। तो सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारधारा को वोट करना चाहिए।
धन्यवाद, आपने बहुत 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 धन्यवाद, आपने हमें अपने चैनल में बोलने का अवसर दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद।